बाल निर्माण की कहानियाँ भाग 12 पुस्तक डॉक्टर आशा सरसीज द्वारा लिखित ऑडियो 1 खरा सिक्का खोटा सिक्का। संजय और शिवा सगे भाई बहन थे, पर दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर था। संजय बड़ा उद्दंड, जिद्दी और कामचोर था। वह स्कूल में पढ़ाई से जी चुराता था। जब तब किसी न किसी बच्चे को पीट आता, माता पिता का कहना ना मानता। इसके विपरीत शिवा सबका कहना मानती, मन लगाकर पढ़ती, माँ के साथ काम करती, साथियों से अच्छा व्यवहार करती, बड़ों का आदर करती। संजय के बिगड़ जाने का सबसे बड़ा कारण उनके अभिभावक ही थे। वे कहते, बेटा खरा सिक्का होता है और बेटी खोटा सिक्का होती है। उस परिवार में अनेक वर्ष बाद लड़का हुआ था, अतएव दादा दादी, माता पिता सभी ने उसे सिर पर चढ़ा रखा था। बात मुंह से निकलने की देर होती कि उसकी जिद पूरी कर दी जाती। संजय की आदत बन गई कि वह अपना हट पूरा करके ही रहता। यदि सीधे सीधे काम ना चलता तो वह रोने, पीटने और पैर पटकने लगता। प्रारंभ में तो बच्चा है, बड़े होने पर अपन आप शुद्ध समझदारी आ जाएगी, यह सोचकर उसके अभिभावक ने उसकी बुरी आदतों पर ध्यान नहीं दिया। पर बड़ा होने पर संजय उनके लिए बहुत बड़ी समस्या बन गया। पढ़ाई लिखाई में उसका बिल्कुल मन ना लगता। एक एक कक्षा में वह 3-3, 4-4 वर्ष पढ़ा रहता, तब भी जैसे तैसे उसे उत्तीर्ण कराया जाता। वह सारे दिन खेलता, बच्चों से मार पिटाई करता। उसके माता पिता समझा समझा कर हार गए कि वह मन लगा कर पढ़े, पर उस पर कोई असर ही नहीं होता। उसके सामने पुस्तक खुली रहती और वह इधर उधर देखता रहता। घर पर पढ़ाने के लिए अलग से शिक्षक की नियुक्ति भी की गई, पर वह भी बेकार। बच्चा ही ना पढ़ना चाहे तो शिक्षक भी क्या करे। अब संजय के पिता उसके लिए बड़े ही चिंतित रहते थे। वह चाहते थे कि थोड़ा बहुत तो पढ़ ही जाए, जिससे उसका बड़ा होकर अपनी जीवन निर्वाह कर सके। अब वह 16 वर्ष का हो चुका था। उसकी मूछें निकलने लगी थी, पर अभी भी वह छठी कक्षा में ही था। उससे 2 वर्ष छोटी शिवा 10वीं में आ गई थी। शिवा पढ़ने में भी होशियार थी। स्कूल से भी उसके कोई न कोई पुरस्कार मिलता ही रहता था। अभिभावकों ने बेटी की सदा उपेक्षा की थी, पर अब उसके गुण उन्हें आकर्षित करने लगे थे। वे शिवा की प्रशंसा करते तो संजय चिढ़ उठता और किसी न किसी बहाने शिवा को तंग करता, उसे मारता। शिवा इसे चुपचाप सह जाती, कभी भी माता पिता से भाई की शिकायत ना करती। वह जानती थी कि अंत में वे भाई का ही पक्ष लेंगे। समय के साथ साथ संजय और शिवा दोनों बच्चे बढ़ते गए। संजय के साथी भी उसके जैसे थे, पढ़ाई से जी चुराने वाले, इधर उधर उधम मचाने वाले, शरारत करने वाले। अब संजय ने उनके घर रहकर सिनेमा देखना, पान खाना, सिगरेट पीना, नारेबाजी, हुल्लड़बाजी करना आदि ऐसे अनेक काम भी सीख लिए थे। पढ़ने वाले अच्छे बच्चे सदा संजय और उसके साथियों से दूर ही रहते थे, क्योंकि किसी से भी झगड़ना, मारपीट करना इनके बाएं हाथ का खेल था। एक बार छात्र संघ के चुनाव के अवसर पर संजय और उसके गुट ने विद्यालय में खूब हुल्लड़ मचाया, तोड़ फोड़ और मारपीट की। परिणाम यह हुआ कि प्राचार्य ने उन्हें कुपित होकर विद्यालय से निकाल दिया। संजय के पिता ने बहुत प्रयास किया, पर उसे विद्यालय में पुनः प्रवेश ना मिल सका। अन्य दूसरे विद्यालय में भी अनुशासनहीनता की रिपोर्ट के कारण उसे नहीं लिया गया। परिणाम यह हुआ कि अब संजय को घर बैठना पड़ा। संजय के पिता अब बूढ़े हो चले थे, नौकरी से भी वे पद निवृत्त हो गए थे। संजय की चिंता उन्हें हर समय दुखी किए रहती थी। विद्यालय से यूं अपमानित होकर निकाले जाने तथा गलत रास्ते पर चलने की प्रेरणा देने वाले साथियों का साथ छूट जाने पर
संजय भी अब कुछ गंभीर हो गया था। पड़ोसियों और रिश्तेदारों की शंका भरी निगाहें और उलाहने सहते सहते अब वह अपनी गलतियां भी समझने लगा था। संजय के पिता प्रायः बीमार रहने लगे थे। एक दिन उन्होंने संजय को अपने पास बुलाया और कहा, देखो संजय, आज तक तुमने मेरी अधिकतर बातें यूं ही टाली हैं और उसका फल भुगत ही रहे हो। अब मैं अंतिम बार तुमसे कुछ कहने का प्रयास कर रहा हूँ। यूं बेकार घर बैठने या घूमने से क्या लाभ है? यदि तुम चाहो तो तुम्हें छोटी सी दुकान ही खुलवा दो। मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ। कभी भी मेरा भगवान के यहाँ से बुलावा आ सकता है। नौकरी के समय जो थोड़ा बहुत पैसा जोड़ा है उसे शिवा का विवाह भी करना है। हमारे पास ना मकान है ना और कोई संपत्ति है। मैंने तुम बच्चों के लिए ही अपना सारा पैसा खर्च कर दिया। ना जाने कितने अरमानों से तुम्हें पाला पोसा था। कहते कहते संजय के बूढ़े पिता की आंखों में आंसू भर आए, पर शीघ्र ही उन्होंने अपने आप को नियंत्रित कर लिया और गंभीरतापूर्वक बोले, तुम अच्छी प्रकार से सोच समझकर 2-4 दिन में अपना निर्णय मुझे बता देना। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मरने के बाद तुम दाने दाने के लिए मोहताज हो जाओ। यह कहकर संजय के पिता ने करवट बदल ली। संजय की आंखों के आगे अपने भविष्य का चित्र नाच उठा। उसे पिताजी की बातों में आज पहली बार सच्चाई दिखलाई दी। उसने दूसरे ही दिन पिताजी से कह दिया कि वह दुकान खोलने के लिए तैयार है। संजय के पिता ने थोड़ी पूंजी लगाकर उसके लिए छोटी सी परचून की दुकान खुलवा दी। साथ ही यह भी कह दिया कि उनके पास जो कुछ धन था वह उन्होंने लगा दिया। संजय को लाभ हानि सहने के लिए स्वयं तैयार रहना होगा। अब संजय सारे दिन अपनी छोटी सी दुकान पर बैठा रहता। उसकी समझ में यह बात भी आ गई कि धन कमाना कितना कठिन है। पढ़ने के समय पिता का धन बिगाड़ने का अब उसे बहुत ही अधिक दुख था। शिवा सदैव अच्छे अंकों में उत्तीर्ण होती गई। वह बैंक की प्रतियोगिता परीक्षा में बैठी और वहाँ भी उत्तीर्ण हुई। अब वह बूढ़े माता पिता का हाथ बटाने लगी। घर के खर्च की बहुत कुछ जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर उसने वृद्ध और रोगी पिता की चिंता दूर कर दी थी। माता पिता, पड़ोसी, रिश्तेदार सभी शिवा की प्रशंसा करते ना अघाते थे। शिवा ने बैंक अधिकारी के रूप में कुशलता से काम करते हुए अपने अधिकारियों और सहकारियों के मध्य स्नेह और सम्मानपूर्ण स्थान बना लिया था। एक बार शिवा के यहाँ कार्य के निरीक्षण के लिए क्षेत्रीय अधिकारी आए। वे शिवा के शील स्वभाव, कार्यकुशलता तथा व्यवहार से मुग्ध हो गए। उन्होंने शिवा के घर का पता पूछा और दूसरे दिन उसके पिता के पास जाकर अपने इंजीनियर पुत्र के लिए उसे वधू बनाने की इच्छा व्यक्त की। उनकी बात सुनकर शिवा के पिता प्रसन्नता से गदगद हो उठे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उनके मुंह से अनायास निकल पड़ा, बेटी खरा सिक्का निकली और बेटा खोटा सिक्का। शिवा के ससुराल वालों की इच्छा अनुसार जल्दी ही एक सादगीपूर्ण समारोह में उसका विवाह हो गया। अब घर की जिम्मेदारी संजय पर आ गई थी। पिता की पेंशन घर का खर्च चलाने के लिए पर्याप्त न थी। संजय भी अब गंभीर हो गया था। वह स्थिति समझने लगा था। वह सारे दिन परिश्रम करता, तब कहीं जाकर कुछ आय होती। संजय यही सोचता कि वह यदि माता पिता का कहना मानकर मन लगाकर पढ़ता तो आज वह शिवा की भांति अच्छी नौकरी पर होता, स्वयं सुखी संतुष्ट रहता और सभी से आदर पाता। पर अब पछताने से क्या होता है? जीवन का सबसे बहुमूल्य समय विद्यार्थी काल उसने व्यर्थ ही गंवा दिया था। अब तो वह परिस्थिति के अनुसार जीवन चलने के लिए विवश था। उसे बार बार रामचरितमानस की यह पंक्ति याद आती है, का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनि का पछिताने। सच है कि बचपन से किशोरावस्था तक का समय ही
भविष्य को उज्जवल बनाने वाले गुण और शिक्षा प्राप्त करने का समय है। इसे यूं ही निकम्मेपन में गंवा देने पर जीवन भर कष्टों को सहना और असंतुष्ट जीवन बिताते हुए पछताना ही शेष रह जाता है। अच्छे बच्चे पूरी तन्मयता से आगे बढ़ते और ऊंचा उठने के प्रयास में जुटे रहते हैं। भूल का सुधार। विनोद अपने माता पिता का अकेला बेटा था। वह 7 बहनों के बाद हुआ था। उसके पिता बेटे के लिए मनौती मनाते मनाते बूढ़े हो गए, तब कहीं जाकर उसका मुंह देख पाए। पर जब विनोद 3 वर्ष का ही था, उनकी मृत्यु हो गई। विनोद की माँ पर मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा। इतने बड़े परिवार के लिए भोजन वस्त्र जुटाने में वे अधमरी हो गई। वे सुबह से रात तक कई घरों में जाकर काम में जुटी रहती, तब कहीं जाकर सारे परिवार को रूखा सूखा खाना मिलता। विनोद की माँ ने 8-10 वर्ष के अंदर जैसे तैसे करके सभी लड़कियों का विवाह कर दिया। अब परिवार में रह गए बस विनोद और उसकी माँ। माँ सोचती थी कि मेरा बेटा बुढ़ापे की लाठी बनेगा। जब तक वह समर्थ नहीं हो जाता, बस तब तक ही उन्हें काम में पिलना पड़ रहा है। परंतु वे भूल गई थी कि बालक का निर्माण यूं ही नहीं होता। उसके लिए तो माँ को साधना करनी पड़ती है। जो माता पिता बच्चों के साथ लापरवाही बरतते हैं, उन्हें अच्छे संस्कार नहीं देते, उनके बच्चे बिगड़ ही जाते हैं। विनोद के साथ भी यही हुआ। माँ तो सुबह होते ही काम पर चली जाती थी। वह गली के गंदे बच्चों के साथ खेलता कूदता। यह देखकर माँ ने उसे स्कूल में भर्ती करा दिया, पर वहाँ भी उसका मन ना लगा। विनोद जब तब स्कूल से भागने का प्रयास करता। कभी कभी वह मास्टर जी की आंख बचाकर स्कूल से निकल भी पाता। उसकी माँ तो घर में रहती न थी, अतएव बेटे के बारे में उन्हें कुछ भी पता न लगता। यदि कोई पड़ोसी कुछ कहता भी तो वे कहकर टाल देती कि बच्चा है, उब गया होगा तो चला आया। उन्होंने कभी विनोद से नहीं पूछा कि स्कूल से क्यों भाग कर आया। यही नहीं, माँ ने विनोद को इतनी अधिक छूट दे रखी थी कि जो उसका मन आता करता। वह बहुत ही जिद्दी और ढीठ हो गया था। माँ की छूट के कारण विनोद बुरे बच्चों की संगति में पड़ गया। चोरी करना, बात बात पे झूठ बोलना, गाली गलौज करना स्वभाव बन गया। पढ़ने लिखने में वह बिल्कुल फिसड्डी था। वह एक एक कक्षा में 2-2, 3-3 वर्ष पढ़ता। कभी उसकी माँ स्कूल में जाकर अध्यापकों की खुशामद करती, कभी रुपए देती, तब कहीं जाकर उत्तीर्ण होता। विनोद की बुरी आदतों से उसके पड़ोसी भी परेशान थे। वह जब तब उनके बच्चों को बिना किसी कारण के पीट देता। वह उनके घर जाता तो छिपाकर कोई चीज़ उठा लाता। पड़ोसी जब उसकी माँ से शिकायत करने जाते तो वह उल्टे उनसे ही झगड़ने लगती कि वे बच्चे पर लालछन लगाते हैं। अतः पड़ोसी यह कोशिश करते कि विनोद उनके घर कभी ना आए, ना ही वे अपने बच्चों को उसके साथ खेलने की आज्ञा दें। वे अच्छी तरह जानते थे कि बुरे की संगति में रहकर उनका बच्चा भी बिगड़ जाएगा। इस प्रकार विनोद और उसकी माँ से उनके पड़ोसी भी बहुत कम संबंध रखते थे। विनोद की माँ ने शायद ही कभी उसे कोई अच्छी बात सिखाई थी। वह उसे अच्छा खिलाती, अंधा लाड़ करती। बस इसका परिणाम यह हुआ कि विनोद धीरे धीरे बड़ा दुर्गुणी बनता गया। अच्छा खाना, घूमना, झगड़ना, चोरी करना आदि ही उसे अच्छे लगते थे। जो माँ रात दिन खूब पसीना एक करके उसके लिए सुख सुविधाएं जुटा रही थी, उनकी भी उसे परवाह न थी। विनोद जब तब माँ से ही झगड़ लिया करता। अब वह कोई बच्चा ना रह गया था। वह 12 वर्ष का किशोर बन चुका था। वह अपनी माँ का हाथ बटा सकता था, उनके दुख मुसीबत में भागीदार बन सकता था। पर यह तो दूर रहा, वह माँ से कभी आदर पूर्वक बातें भी ना करता। वह हमेशा उससे पैसे मांगता रहता और ना देने पर कभी कभी माँ पर हाथ भी उठा देता। जब विनोद ने माँ पर भी हाथ उठाना प्रारंभ कर दिया तो
उसकी आंखें खुली। ओह, मेरा बेटा आज मुझे ही मारता है। मेरे दुख से इसे कोई मतलब नहीं, केवल पैसे का सगा है यह। क्या इसलिए मैंने इसे इतनी मुसीबतें सहकर बड़ा किया था? यह विचार हर समय उनके मन में मथते रहते। अंदर ही अंदर घुलते रहने का परिणाम यह हुआ कि उन्हें टीबी का रोग हो गया। विनोद की माँ ने रोग शैया पकड़ ली और कुछ दिन बीमार रहने के बाद वह मर गई।